से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात करूंगा, जो विषय है कि किस प्रकार से सोने पे कंट्रोल किया जा रहा है और सोने पे कंट्रोल करने के पीछे क्या रीजंस हैं, क्या तरीके हैं, क्या साजिशें हैं। तो उन सब के बारे में बात करूंगा कि एक हॉलमार्क का नियम लाया गया है और हॉलमार्क का नियम किस किस तरीके से कैसे कैसे साजिश का हिस्सा है, थोड़ा समझिएगा। लेकिन मेरी सब बातों को समझने के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी, और वो बात ये है कि हम जिस देश में रहते हैं, ऐसा समझो कि इस समय पूरी पृथ्वी पे जितने अधिकतर देश हैं वो सब एक चीज का पालन करते हैं जिसको लोकतंत्र कहा जाता है। और लोकतंत्र एक बहुत बड़ी साजिश है। लोकतंत्र एक ऐसा तरीका है जिससे सरकारें कह सकती हैं कि देखो हम अपना आपका हित कर रहे हैं, और आपके हित के नाम पे आपकी हत्या कर सकती है। और सरकार आपकी हत्या करें इसके लिए सरकार को भी ऊपर के कुछ लोग कि देखो वो लोकतंत्र के हित के लिए कर रहे हैं, ऐसा करके काम करवा सकते हैं। और किसी को पता नहीं चलता कि वास्तव में ये साजिश है या हित है। जैसे 3 तलाक का मामला, कितना 3 तलाक पे जो कितना कि लोग पत्नियों को छोड़ के चले जाते हैं, है ना, 3 तलाक दे देते हैं। तो कितने हित की बात लग रही ना, बहुत कितना हित की बात लग रही। लेकिन आप सब जानते हैं कि इसके पीछे की राजनीति है। करना कुछ और है, कहना कुछ और है, तर्कों में कुछ और आएगा, वास्तव में कुछ और जाएगा। जैसे हम आपसे कहें कि टैक्स ले रहे हैं सर हम आपसे, आपके भले के लिए, देश चलाने के लिए, लेकिन आप बताओ कि उन कितने टैक्सों से क्या हो रहा है। कोई लैपटॉप बांट रहा है, कोई आपको बिजली मुफ्त दे रहा है। और मुफ्त क्या है यार, आप समझ जाओ कि मुफ्त क्या है, कुछ भी नहीं है, सब टैक्स का हिस्सा है। कोई इंजेक्शन फ्री लगवा रहा है, फ्री होता है कुछ, सरकार कोई कहीं से ऊपर आसमान से टपका के लाती है। तो इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, और वो समझने की जरूरत के लिए आपको कुछ चीजों का समझना पड़ेगा। आपको मालूम है कि किस तरीके से पहले देश की अर्थव्यवस्था को सोने के नाम पे तैयार किया गया कि जितना देश के पास सोना होगा उतना ही नोट छापे जा सकते हैं। पहले ऐसी एक व्यवस्था चलती थी। फिर उसके बाद अचानक ऐसा आया कि नहीं, सोने पे आधारित व्यवस्था नहीं होगी, ऐसा होगा कि जीडीपी एक नया मापदंड बनाया गया। फिर जीडीपी पे आधारित हो गई। अभी ऐसा सुनने में आ रहा है और ऐसा लग रहा है मुझे कि आने वाले समय में फिर सोने के ऊपर जो है अर्थव्यवस्था आधारित होने वाली है। लेकिन ये बहुत टेक्निकल ढंग से होगा, बहुत टेक्निकल ढंग से। सोने की बड़ी लड़ाई है, सोने की बड़ी लड़ाई है। लेकिन आप थोड़ा सा ये बताओ कि जैसे इस देश में सोने को बहुत मान्यता दी जाती है, दुनिया के सभी देशों में दी जाती है। आज आपके पास जितना भी धन है, अगर उन सारे धन का आप सोना खरीदने निकलो और पूरे हिंदुस्तान के लोग अपने धन का सोना खरीदने निकलें, तो मैं जानना चाहता हूं क्या पूरी दुनिया के पास इतना सोना है कि आप सबको उतना सोना मिल सके? नहीं। तो फिर ये सब कैसे होता है? इकोनॉमी के तहत मैं जानता हूं बातें कि पैसे का बढ़ोतरी तो और भी तरीके से होती है। हमारा पशुधन है, हमारी इकोनॉमी में और तरीके हैं, तेल है, ये सब है, इनकी वजह से पैसा बढ़ जाता है। सरकार ने अभी एक नियम लेके आई, हॉलमार्क का नियम। हॉलमार्क के नियम की कुछ बातें समझ लीजिए। हॉलमार्क का नियम ये कहता है कि अब आपको जो भी जब चीज खरीदोगे, एक छोटा सा बुंदा भी, आप कान का कुंडल भी खरीदोगे, तो उसमें हॉलमार्क के साथ एक कोड डलेगा। वो कोड ऐसा ही होगा जैसे आपका आधार नंबर होता है, वो दूसरा नहीं हो सकता। तो पहले वो सरकार वो कोड उपलब्ध कराएगी होलसेलर्स को जो कि ये बनाते हैं। फिर वो जो चीज बना के ज्वेलरी स्टोर्स को देंगे, वो वहां से बेचेगी।
वो वहां पे भी रजिस्टर्ड होगा कि फला ज्वेलर से आपने खरीदा, फिर आपने खरीदा इसका भी रजिस्ट्रेशन होगा, और वो सब एंट्री जो है वो आपके आधार कार्ड पे और आपके पैन कार्ड पे भी की जाएगी। बहुत अच्छी बात है, सब लीगल हो जाएगा। लीगल से लोग डर क्यों रहे हैं? लीगल से लोग क्यों डर रहे हैं? डरना तो नहीं चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा इसमें टेक्निकल पॉइंट है। अभी तक सरकार पूरा सिस्टम तैयार नहीं करा है इसका। एक पहली बात, जैसे कि प्रतिदिन इस समय सरकार की जो क्षमता है वो 1 लाख हॉलमार्क उपलब्ध कराने की है, हॉलमार्क रजिस्ट्रेशन उपलब्ध कराने की है, 1 लाख। और जो बना हुआ स्टॉक में माल पड़ा है हिंदुस्तान में, वो इस समय जो हॉलमार्क करने के लिए मांग करी गई है वो 5 करोड़ है। यानी कि अगर प्रतिदिन 1 लाख होते हैं तो 500 दिन लग जाएंगे। और पूरे साल में जो सोना खरीदा जाता है, जो जितने चीजें खरीदी जाती हैं भारतीय उसके अनुसार, ये मैं बात बता रहा हूं, वो लगभग 12 करोड़ चीजें खरीदते हैं लोग सालाना। तो 12 करोड़ को तो 12 साल लग जाएंगे। ये तो सरकार की अपनी मतलब तैयारी, तुम अपना तैयारी करो पूरी अच्छे से, सरकार अपनी कोई तैयारी नहीं करेगी। सरकार तुमसे डिजिटल इंडिया कहेगी, लेकिन तुम्हारा नेटवर्क नहीं आता, इसका उसे कोई लेना देना नहीं है। तो सरकार अपनी कोई तैयारी नहीं करेगी, मतलब सरकार सिर्फ नियम लाएगी, उसके लिए कोई सही से चीज नहीं करेगी। दूसरी चीज, सरकार ने यह भी कहा है कि हॉलमार्क का जो आपको दिया जाएगा उसका वेट भी डला होगा, कि आपको कितने वेट का दिया गया। सपोज दैट आपको 10 ग्राम की एक चीज आप लेते हो, तो सरकार ने कहा चाहे कोई हो, 10 ग्राम की हो, चाहे 20 ग्राम की हो, चाहे कोई हो, उसमें मात्र 2 ग्राम की अगर इधर उधर हो गया तो चल जाएगा। जैसे आपने जेवर बनाया, आपने नेकलेस बनाया, उस नेकलेस में मोती आपने लगे हैं, तो वो टोटल वजन कितना है? अब एक मोती 2 ग्राम का होता है, अगर एक मोती 2 ग्राम का गिर गया तो वो आपके हॉलमार्क से मैच नहीं करेगा। यानी कि आप अगर उसे खरीद लेते हो किसी चीज को, तो उसका वजन भविष्य में भी, अगर आपका बीच में टूट गया, आपके मोती 2 झड़ गए और आपने फिर इत्तेफाक से कोई और मोती लगाए और वो मोती का वजन अप डाउन हो गया और वो 2 ग्राम के मामले से इधर उधर हो गया, तो अगर आप फ्यूचर में उसे बेचने जाते हो तो वो अपराध की श्रेणी में भी आ सकता है कि वो वाला तो है नहीं जो आपने लिया था, इसका तो वजन उतना नहीं। फिर क्या करोगे? फिर कोर्ट में केस जाएंगे। फिर एक और पॉइंट है, सरकार को ये भी, अब देखो अभी तक आप सोना, आप प्रॉपर्टी या आप और चीजें इन्वेस्टमेंट करते बैंक से हटके, अभी तक आप बैंक से हटके, बैंक, सच बात ये बैंकिंग माया जाल है कि सब चीजें बैंकों में ही होनी चाहिए और बैंक में ही आदमी इन्वेस्टमेंट करे। पूरा उद्देश्य इस बात का चल रहा है कि आदमी अपना जितना पैसा है वो बैंकों में रखे। अब बैंक में रखने वाले जितने भी लोग हैं उनमें से सिर्फ 1% ऐसे होते हैं जो अपने पैसे को एफडी करा देते हैं। 99% लोग सिर्फ पैसा रखे रहते हैं, वो बढ़ता नहीं है। एफडी करने में बढ़ता है, एफडी करने में 7 साल में दुगना हो जाता है, बाकी बढ़ता नहीं है। तो लोग उसको इन्वेस्टमेंट दूसरे तरीके से करते हैं। वो कहते हैं हम मकान ले लेंगे, किराया भी बचेगा और मकान की कीमत भी बढ़ेगी। सोना ले लेंगे तो पहनेंगे भी, सोसाइटी में अपना दिखावा भी होगा और धीरे धीरे कीमत भी बढ़ेगी। लेकिन जैसे आप मकान ले लेते हैं और सरकार का एक नियम है कि हमारी ये प्रॉपर्टी अगर 2 करोड़ रुपए की है और कल ये हमने 2 करोड़ की खरीदी और भविष्य में हम इसको 8 करोड़ का बेचते हैं, तो सरकार ये कहेगी कि आपने इसमें 6 करोड़ रुपए का लाभ कमाया। अब 6 करोड़ पे आपको 30% टैक्स देना है। ये सरकार करती है, ये तो अभी होता है। तो भविष्य में ये सोने पे भी लागू हो जाएगा, भविष्य में सोने पे भी लागू हो जाएगा। आपने गहने खरीदे 1 लाख रुपए के और मान लो 20 साल बाद वो 4 लाख के हो गए, औसतन दुगना मान लो, 7 साल में दुगना होते होते चलो 4 लाख के भी हो गए, तो वो सरकार उस पर टैक्स ले लेगी अगर आप बेचने जाओगे।
फिर हॉलमार्क का ये नियम चलो समझ में आ सकता है। हमारी दादा परदादा ने जो बना के रखा है उस चीज को आप कैसे सिद्ध करोगे? सरकार कहती है कि उस संबंध में कि उनको कोई लेना देना नहीं, वो अभी से जो आज की तारीख से अब जो खरीदा जाएगा वो हॉलमार्क के उसमें आएगा। चलो आज की तारीख में तो हो गया, तो पिछले वाले का कैसे डिसाइड करोगे पिछला वाला है? हु इज डिसाइडेड? तो कैसे डिसाइड करोगे? तो सरकार ने कुछ लिमिट दे रखी है, उन्होंने दे रखी कि आधा किलो तक शायद आप सोना पुराना घोषित कर सकते हो, हाफ केजी या शायद कुछ इससे आसपास या कम है, आप देख लेना, नेट पे पता लग जाएगा। लेकिन किसी के पास ज्यादा भी हो सकता है। जैसे हमारे तो देश में परंपरा है कि दादियां जो हैं वो हमारी माओं को देती हैं, हमारी माएँ हमारी बहुओं को देती हैं, वो आने वाले पीढ़ियों को देती हैं, और लगभग सभी बनाते भी रहते हैं बीच बीच में। तो अगर एक सामान्य सही परिवार है तो वहां आधा किलो सोना हो सकता है। तो वो पिछला वाला तय कैसे करोगे? या ऐसा फिर होगा कि अपराध करने के लिए जिन लोगों के पास कुछ नहीं है वो आधा किलो सोना खरीद के रख लेंगे, या आपराधिक इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इससे सरकार बताए कि बचने के क्या उपाय हैं, कोई उपाय है इसके, या इसके पीछे भी एक अलग तरीके का फ्रॉड जन्मेगा। और वो जो मोती गिर गया था उसका क्या होगा? फिर ज्वेलर्स के लिए भी दिक्कत है। आखिर एक समय था कि हम जो बिजनेसमैन होते हैं इनको सम्मान दिया जाता है क्योंकि इनके माध्यम से सरकार के पास धन पहुंचता है। बिजनेसमैनों की भी कुछ सोची जानी चाहिए। एक बिजनेसमैन जो अपने यहाँ आपको दिखाने के लिए 20-25 सेट रखता है, अब 20-25 सेट में जब कोई महिलाएं देखने जाती तो वो भी होता है कि उन्होंने कहा कि ये गले का हाल तो पसंद आ रहा है लेकिन हमको झुमका पसंद नहीं आ रहा, झुमका दूसरे सेट का लगा दीजिए। तो अब सामान्यता हो जाता था हिंदुस्तान में ऐसा, लेकिन अब नहीं हो सकता। अब तो वो पूरा सेट आपने खरीदा है, पूरा सेट दीजिए। चलिए पूरा सेट आपने खरीद, भले तो खरीद, वो बहुत भारी बात है एक दुकानदार के लिए और एक खरीदने वाले के लिए। फिर दुकानदार ये कहेगा भाई हाँ भाई ये मजबूरी है, अब लेना हो लो नहीं तो जाओ। तो दुकानदार और ग्राहक में भी एक सोशल डिस्टेंसिंग जो है पैदा हो रही, क्योंकि पुरानी आदतें कैसे बदलोगे? उसके लिए कोई टीवी पे ऐड आएगा क्या? सरकार फिर हजारों करोड़ रुपए इस माध्यम से जो है वो देगी न्यूज चैनलों को खरीदने के लिए। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि फिर ये सरकार क्यों कर रही है? इसके पीछे एक लॉजिक है। असल में सरकार को विश्व बैंक से बड़ा दबाव है, बड़ा लोन लिया है। लोन लिया है तो वो लोन निपटाना है। निपटाने के लिए विश्व बैंक आपसे सोना भी लेती है, एक परसेंटेज तय कर लेती है, कभी 20%, कभी 30%, कि आप हमें इतना सोना दोगे। अच्छा, वो नहीं दोगे तो सरकारें आगे, वो सरकार को आगे लोन नहीं देगी। तो जितना पब्लिक को परेशान कर दोगे तुम सोना खरीदने के लिए, भाई ऐसे पब्लिक खरीद लेती है। आपको मालूम है कि मनमोहन सिंह ने अपने जाने से 2 साल पहले 200 टन सोना खरीदा था हिंदुस्तान के लिए। अमेरिका के पास जो टोटल सोना है वो लगभग 9000 टन है, और भारत सरकार के पास जो सोना है वो 600 टन है। 600 टन सोना केवल। तो मनमोहन सरकार ने अपने 2 साल ऐसे बिताए थे कि अंतिम 2 साल उसने 200 टन सोना खरीद लिया था विश्व बाजार से। तो जब खरीदा था तो पूछा गया था कि आप इसको क्यों खरीद रहे हैं? विश्व बैंक से ये क्वेश्चन आया, विश्व बैंक से लेटर आया था कि आपने कैसे खरीदा हमसे पूछे बगैर। तो मनमोहन सरकार की तरफ से चिदम्बरम ने जवाब दे दिया था कि वो थोड़ी हमारी खेती फसलें अच्छे हो गए और लोगों को इस समय वो खरीदते हैं इसलिए हमने खरीदा। बात टल गई, लेकिन बात उनकी नजर में नहीं टली थी जिन्होंने कहा था कि तुमने खरीदा कैसे। इसीलिए अचानक एक गुलाबी क्रांति की गई और वो निर्भया कांड और न जाने क्या क्या बना के मनमोहन जैसे ईमानदार आदमी को बदनाम सिद्ध करके हटा दिया गया। मोदी जी आए, बोले अब तुम सोना हमें दिलवाओ। तो मार्केट में जितना लोगों की खरीदने की क्षमता कम हो जाएगी
जितना वो कम खरीदेंगे उतना ही मार्केट में सोना जो है सरकार के पास पहुंचने की सुविधा हो जाएगी, उतना ही सरकार जो है वहां तक पहुंचा सकती है। और इसके लिए ऊपर से बड़ा लॉजिक अच्छा है कि देखो मार्केट में अब आपको आसानी से सोना उपलब्ध हो जाएगा हमें देने के लिए, और फिर हम आपको लोन दे सकेंगे। अमेरिका के पास 8,000 टन 9,000 टन सोना कहां से आ गया? वहां से कोई इतनी खदानों से निकला नहीं। सच बात तो यह है कि जिस समय वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकेंड हुई थी उस समय अमेरिका ने लोगों को जो जिस तरीके का कर्जा दिया था वो सोना रख के दिया था, और सोना उनका वापस करने की नीयत नहीं थी, इसीलिए डॉलर को इतना महंगा करते चले गए कि आदमी उसमें उलझ गया। इसीलिए तेल क्रांति ऐसी ला दी गई, ऐसे वाहनों का बढ़ा दिया गया कि जितना तेल खर्च करो वो तेल खरीदने के लिए डॉलर दो, और डॉलर तुम जब दे दोगे तो फिर उनको पैसे कैसे लौटा लोगे, क्योंकि डॉलर लौटा के ही आप उनसे सोना वापिस ले सकते थे। क्यों? कितनी साजिश है। अब आते हैं इस साजिश के सबसे पुराने छोर पे। कोई आदमी इतना सोना क्यों चाहता है? या पूरी दुनिया का सोना अगर फिल्टर हो जाएगा। हाँ, इसमें बीच में एक बात और बता दूं, और वो ये बता दूं आपको कि अब डिजिटली सोना भी खरीदा जाता है कि आपके पास सोना नहीं है लेकिन आपने सोना खरीद लिया, वर्चुअल सोना, तो गोल्ड होने की फीलिंग भी आती है। तो भविष्य में ऐसा होगा कि गोल्ड कहीं है नहीं, आप गोल्ड खरीद रहे हो। इसमें सरकार आपको थोड़ी इनकम टैक्स में छूट भी देगी, हो सकता है और भी चीजें कर दे, तो लोग वो सोना खरीदना ज्यादा पसंद करेंगे असली वाले के बजाय। असली वाला जो चला जाएगा उसका क्या होगा? आपको शायद पता नहीं है कि टेक्नोलॉजी इस स्तर तक पहुंच गई है कि आज हर चीज के लिए बेस्ट की मांग है। जैसे कि मैं ये मोबाइल यूज करता हूं, अब ये मोबाइल जो है वो अपने तरीके से 2 साल 3 साल चल सकता है, अच्छा मोबाइल, 1 लाख रुपए का मोबाइल। लेकिन अगर आपको ऐसा मोबाइल बनाना हो जो 1000 साल भी खराब ना हो, 2000 साल भी खराब ना हो, तो आपको सोने का बनाना पड़ेगा, उसका पूरा अंदर का फंक्शन भी सोने का होना चाहिए। जिस समय देश बहुत संपन्न थे, ये खास तौर पे हम बात कर लेते हैं उस दौर की जब पिरामिड बने थे मिस्र वगैरह में, तो मिस्र में सोने की बहुत मांग थी, देवताओं को सोना चढ़ाया जाता था। तो मैं सोचता था देवता कौन होते हैं, फिर मुझे लगा देवता एलियन होते हैं। एलियन को आप सोना चढ़ा देते हैं। फिर मिस्र के बारे में यह भी एक बात कही जाती है कि मिस्र में एक सम्राट ऐसा भी था जिसके रगों में सोना बहता था, खून नहीं बहता था। आप इसका मतलब समझते हो? मेरी बातों को तो आप कह सकते हो वाहियात, बकवास, पता नहीं क्या कर रहा है। आप इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है एक ऐसा रोबोट तैयार करना जिसके अंदर लिक्विड फॉर्म में सोना, लिक्विड फॉर्म, सोने की लिक्विड फॉर्म की बात कर रहा हूं। निश्चित ही बहुत सी ऐसी खोजें हो चुकी हैं जो हमसे छुपाई जाती हैं। तो एक ऐसा रोबोट तैयार करना जो लिक्विड फॉर्म में, जिसके अंदर सोना बहता हो, उसकी इंटेलिजेंस की क्षमता, उसमें जीवी की क्षमता, उसकी मेमोरी स्टोरेज की क्षमता, उसकी वर्किंग की क्षमता, उसकी बैटरी की पावरफुल होने की क्षमता, सभी चीजें बहुत बढ़ जाती हैं। इतनी बढ़ जाती हैं आप सोच भी नहीं सकते। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, एलियंस कोई और नहीं थे। इस पृथ्वी पे ही संपन्न कई बार प्रजातियां हुई। उन प्रजातियों में कई बार ऐसा हुआ कि पृथ्वी में विनाश हुए। उस विनाश के कारण ही ऐसा हुआ कि टेक्नोलॉजी के उपयोग से विनाश के वक्त वो प्रजातियां जो हैं कुछ थोड़े से लोगों के साथ यहां से बाहर निकल गई। कोई मंगल पे रही हो, कोई चांद पे रही हो सकता है ऐसा। और जब पृथ्वी पे फिर मामला बना तो फिर वो पृथ्वी पे वापिस आई।
लेकिन तब तक वो मनुष्यों की साइकोलॉजी समझ गई थी, जिनका जीन कोड अभी भी नहीं बदला था। तो मनुष्य बढ़ेगा, वो किस तरीके की मांग करेगा, किन मनोरोगों से गुजरेगा, उनके पास इसकी बड़ी अच्छी जानकारी थी। और वहां से ये खेल शुरू हुआ कि अब हिडन, पीछे से रह के जो है वो कंट्रोल किया जाए। हमारे देश में आजकल एक, और देश में क्या विश्व में एक और चर्चा चल रही है कि पृथ्वी गोल है कि चपटी है। कभी फिर इस पे बात करेंगे। आज इतना।